नमस्कार विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। पर। नमस्कार मैडम। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विक्रांत पांडे जी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत सुर्खियों में सर जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर आप लोगों ने जो बड़ा फर्म स्टैंड लिया है। आप लोग तो एक तरह से हड़ताल पर ही चले गए हैं कि उनकी ट्रांसफर को रोका जाए। क्यों इस तरह का रवैया आपका हो रहा है? आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे पा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को? देखिए, हमारे देने न देने का तो प्रश्न नहीं उठता है। मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम क्या कर रही है? क्या उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया इनको? नहीं दिया। उन्होंने जब इनके खिलाफ पाया इनके कैश वगैरह इनके जानकारी हुई, तो उन्होंने इनको एक तोहफे के तौर पर दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। क्या ये उचित था? दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की प्रयास किया कि दिल्ली में साफ छवि वाले ही जज रह सकते हैं और जो जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ऐसे जज को इलाहाबाद में एडजस्ट कर देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इलाहाबाद में ऐसे जज बड़े आराम से खप जाएंगे। यहाँ ये सब चीजें चलती है। ये चीजें जो है, इस तरह का प्रयास आप एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। एक समय था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट्स हुआ करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में कोर्ट करते थे, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसे जज को भेज करके इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा का को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, गरिमा डुबोने का प्रयास किया जा रहा है कि जिनके ऊपर थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े कैश का भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, और ये हमने नहीं लगाया है, ये सरकारी एजेंसियों के ही कारण से लगा है। और कुछ मिला है, उनके यहाँ पर कोई अग्निकांड हुआ, हम लोग को तो ये सब बातें मीडिया से ही पता चली शुरुआत में। बाद में जब हमने स्टैंड लिया अपना कि हम उनको आने नहीं देंगे, पहले तो जब ये कैश की बात खुली थोड़ी बहुत, तो उसके बाद आनर फॉर्म में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, लीपा पोती का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रयास किया जा रहा है इस पूरे मामले में। 14 तारीख की रात को 11:30 बजे की घटना है, लेकिन एकदम दबा लिया गया, कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई खबर नहीं आई। अचानक 20 तारीख को एक मीडिया में ये खबर छपती है। ये खबर छपती है, हम अपना स्टैंड लेते हैं और बहुत क्लियर स्टैंड लेते हैं कि हम नहीं। 20 तारीख को जब ये उनके यहाँ छपती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम बैठती है और कोलेजियम ही निर्णय लेती है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए इलाहाबाद। उसके बाद जब हम 21 तारीख को हमें ये पता चलता है, हम इसका विरोध दर्ज कराते हैं अपनी बार एसोसिएशन के माध्यम से। उसके बाद सबसे पहले शाम को 21 तारीख की शाम को फायर ब्रिगेड का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बरामद हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का आता है कि हमने तो ट्रांसफर किया ही नहीं है। फिर उसके बाद उनका फायर ब्रिगेड का आता है कि हमने कब कहा कि कैश बरामद नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का आता है कि ये तो रूटीन ट्रांसफर है, इससे उसका लेना देना नहीं है। ये सारी बातें अब आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग मोनार्की में जी रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र में हैं। राजशाही नहीं चल रही है कि राजा जी एकदम सब सही है, उनके खिलाफ कुछ नहीं आवाज उठ सकती है। वो ऑनरेबल जज हैं हमारे, लेकिन उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसके बाद जब हम अपना फर्म स्टैंड फिर से अपना दोहराते हैं, तो 24 तारीख को शाम को हम 24 तारीख के दिन में एक जनरल हाउस करते हैं। जनरल हाउस में हम पूरा क्लियर कट संदेश देते हैं, और 24 तारीख की शाम को सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम बैठती है और वो कहती है कि हमने 20 तारीख को ऑलरेडी पास कर रखा था, और उसको हम आज 24 तारीख को उस ट्रांसफर को अफर्म करके उनको भेज दे रहे हैं। मतलब आप ध्यान दीजिए, जबकि उनके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच की। वो जांच रिपोर्ट आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको अपलोड किया है, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शंका क्रिएट करती हैं कि ऐसे माननीय जज साहब, उनके ऊपर
पब्लिक का फेथ कैसे रहेगा कि ये हमें न्याय देंगे, ये बिना भ्रष्टाचार के न्याय देंगे, इस बात का फेथ एक आम लिटिगेंट को कैसे दिलाया जा सकता है। तो ऐसे मौके पर, ऐसी अवस्था में हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप ये समझिए कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो है 160 जजेस की। यद्यपि ये मैं आपको इस पे एक चीज रोक करके बताना चाहूंगा कि 160 जजेस की जो ये स्ट्रेंथ है, ये 2007 के जो जनगणना हुई थी उससे आया है कि इतने सैंक्शन किए गए। 2007 से 2025 तक के बीच में पॉपुलेशन में कितना इजाफा हो गया है ये सभी जानते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो ये जो स्ट्रेंथ थी ये बढ़नी चाहिए थी। 160 का अगर प्रॉपर रेशियो निकाला जाए तो ये कम से कम 250 पहुंचनी चाहिए थी, बट 160 के अगेंस्ट इस समय 79 जजेस काम कर रहे हैं, लेस देन हाफ। पोजीशन ये है कि अक्टूबर में जो मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं, जिनको तीसरे दिन सुनवाई हो जानी चाहिए, वो आज तक मुकदमे सुनवाई नहीं हुई है बहुत सारी कोर्टों में। उन मुकदमों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसने जो न्याय पाने की आशा से हाईकोर्ट आता है, वो आने के बाद हाईकोर्ट 6 महीने तक पहले तो वेट करे कि उसका मुकदमा नहीं सुनवाई हो रही है। 6 महीने बाद वो जब उसका मुकदमे की सुनवाई हुई तो वो सामने देख रहा है कि ऐसे जज साहब बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पूरे देश में उनके ऊपर एक आरोप लग चुका है। उसका तो आशा ही टूट जाएगी, उसके तो न्याय पाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता दिखेगा उसको। तो उसको लगेगा कि हमारे मामले में कैसे हम मान लें कि बिना भ्रष्टाचार के हमें न्याय मिलेगा। ये बात एक अपने आप में। जी पांडे जी, एक चीज बताइए, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जांच पड़ताल की, जिसकी रिपोर्ट दी गई जब सीजीआई संजीव खन्ना को, तो आधी रात को आप सोचिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। उसमें सब कुछ क्लियर था। लेकिन जो जस्टिस वर्मा है वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे घर का एक ऐसा हिस्सा है जहां लोग आते हैं, डंप करते हैं, वहां पर कोई रख के चला गया। ये बात किसी के गले उतर सकती है? लुटियन जोन में उनका घर है सर, एक जज का घर है, सिक्योरिटी होती है, स्टाफ होता है। मेरे घर के पीछे भी अगर किसी को आना हो तो भी 3 गेट क्रॉस करके आना पड़ता है, वो तो जज का घर है। तो ये जो दलील वो बार बार, मेरा पैसा नहीं है, मुझे नहीं पता, तो अगर ऐसा है सर तो फिर तो जांच पुलिस से होनी चाहिए ना, ईडी से होनी चाहिए, सीबीआई से। 3 जजों की जो बेंच बनाई गई है या कमेटी बनाई गई है, वो क्या जांच करेगी? आप ये बताइए मुझे, देखिए पहली बात तो जो आपका वो था कि घर में, मेरा भी घर है, आपका भी घर है। हम लोग के घरों में अंदर, हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर एक कोई भी कमरा है, कैन इट बी इमेजिन कि वहां पर कोई बाहरी आकर के हमारा, जिसके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है घर के बाहर, आज की तारीख में हमारे घर के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन हमारे यहाँ भी किसी को घुसने की ऐसे परमिशन नहीं है। कोई भी ऐसे मुंह उठा करके हमारे गेट के अंदर नहीं इंटर कर सकता है, पहली बात। वहां पर जो लुटियंस जोन, पहली बात तो वैसे ही बहुत ही वीआईपी जोन है। उसके बाद उस जोन में भी एक ऑनरेबल जज का घर, जहां इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है कि बिना परमिशन के परिंदा भी पर ना मार पाए, ऐसी जगह पर आप आराम से, कोई आया, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी रख दिया। अच्छा, और एक बात, आप अब देखिए, आपकी दूसरी बात का मैं जवाब दूं। 10-20 करोड़ भी किसी के यहां मिल जाए तो सीबीआई, ईडी सब लग जाता है। यहाँ हम लोग को जो पता चल रहा है इसका बहुत ही मल्टीपल, बहुत ज्यादा, 100 टाइम्स इसमें मिला है। उसके बावजूद भी जांच कौन करेंगे? ऑनरेबल जजेस करेंगे। क्या ऑनरेबल जजेस को फॉरेंसिक की पूरी जानकारी है? क्या उनको इतना एक्सपर्टाइज है कि वो जांच कैसे की जाती है ये सब उनको आता है सब करना? मनी ट्रेल का वो पूरा पता कर लेंगे। कैसी हास्यास्पद बातें हो रही है हमारे यहाँ, और हम लोग से ये आशा की जा रही है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। आप हम लोग को क्या एकदम नादान बच्चा समझ रहे हैं कि हम लोग कोई चीज, हम अपना आंख, नाक, कान, दिमाग सब बंद करके हम बैठ जाएं और हम आराम से अपना, आपके जो आप कह दे जी हुजूर कह करके उसको एक्सेप्ट कर ले? ये हमारे ख्याल से तो अभी संभव नहीं है। ये इस समय हम लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति का, किसी भी पब्लिक उसमें पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति का, उसका अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के
प्रति है, ये हमें जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और इस पे अडिग होना पड़ेगा। वो अकाउंटेबिलिटी के लिए वो फ्री नहीं है। वो संविधान से हर व्यक्ति बंधा हुआ है हमारे देश का, चाहे वो ऑनरेबल जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इवन राष्ट्रपति भी हमारे उस संविधान से बंधी हुई है। हमको कोई व्यक्ति, इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनको जो है इससे इम्यूनिटी मिल गई। किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिली है। अगर भ्रष्टाचार करने की इम्यूनिटी दे दी जा रही है तो बड़े आश्चर्य की बात है ये। और पांडे जी, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर में चोरी हुई, मैं विक्टिम भी हूं, तो फिर मैं पुलिस के पास क्यों नहीं जाता हूँ, और फिर मेरे ही घर के लोग मेरे घर में आकर छानबीन करेंगे, तो कैसे सच्चाई सामने आएगी। और ये यही तो मामला तो हमारा, इतना उलझ गया है कि आप कह रहे हैं कि फोन उनका 6 महीने का वो कर लीजिए, डेटा निकाल लीजिए, कहाँ कहाँ बात की, फिर उनको ड्यूटीज भी नहीं दिए गए, रोस्टर से हटाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर उनका नाम रोस्टर में डल जाएगा। अगर वहां पर भी वो रोस्टर में काम नहीं कर सकते, फिर उनको भेजने का फायदा क्या है। क्या पनिशमेंट के तौर पर उनको ट्रांसफर कर दिया, बस इतना ही काफी होता है। मतलब जुडिशरी में एक आम आदमी तो यही यही मांग करता है ना। हम लोग का, यही हमारा हमारा यही तो कहना है ना कि वो अगर दिल्ली में थे, इलाहाबाद में आ गए या किसी और हाई कोर्ट में जाएंगे, रहेंगे तो हाई कोर्ट के जज ही ना। उनको तो जो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है, वो पावर तो उनको हमेशा हर जगह पे मिलेगी। तो उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेज करके क्या आप बताना चाह रहे हैं? मतलब आप कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में किसी के ऊपर अगर दाग लगता है तो वो वहां रहने लायक नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में कोई सारे दागी इलाहाबाद आ सकते हैं बड़े आराम से। और ये मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है, इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है। इसके पहले हम लोग इसको नहीं, हम लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज किया। कई और ऑनरेबल जजेस दूसरे हाई कोर्ट से यहाँ भेजे गए हैं जब उनके ऊपर अपने पेरेंट हाई कोर्ट में कोई चार्ज लगा, तो जब तक उनकी जांच हुई तब तक उनको यहाँ भेज दिया गया। ये क्या है? ये हमको डस्टबिन बना दिया आपने। आप चाहते हैं कि हम यहाँ, मतलब यहाँ पर उनको बड़े आराम से अच्छा, और अब वो उनका, आपने कहा कि इनका इनसे जुडिशियल वर्क ना लिया जाए, तो जुडिशियल वर्क ना लेने की अवस्था में उनको यहाँ भेजने छुट्टी की में भेज दो आवश्यकता क्या थी? सर, छुट्टी पे जी, भेज दो ना, आप फोर्स लीव पे भेज दो उनको भी, बस आप घर बैठ के आराम करें। यही तो हमारा कहना है। आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? आप उनसे इस्तीफा लीजिए, उनको छुट्टी पे भेजिए, कुछ करिए उनसे। बट आप हमारे हाई कोर्ट भेज करके, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज करके आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हम बस यही बार बार पूछ रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक भी तो कुछ होना चाहिए ना। सर क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही है। पूरा लीपापोती का प्रयास हो रहा है? देखिए बड़े आराम से ये हो जा रहा है कि वो कैश जो है वो, अब वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन कर रहा है जांच? बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे, जिनको एक्सपर्टाइज ना फॉरेंसिक की है, ना उनको इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टाइज है, कुछ नहीं है। और वो लोग उनको वो कर रहे हैं इसकी जांच। जांच में क्या पाएंगे? ये पूरा लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लीपापोती का प्रयास मैंने आपको तो शुरुआत में ही अपने बात में, अपनी जो मैंने अपनी वो आपको बताया है, उसमें मैंने यही कहा कि 14 तारीख से हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है इस मामले में। पांडे जी, कोलेजियम ने फैसला दिया, फिर कोलेजियम की तरफ से कहा गया कि अब तो इस पे मोहर लगा दी है केंद्र सरकार ने भी। तो क्या अब ये माना जाए कि इसके आगे आपका जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में कोई सुनेगा नहीं? कोलेजियम, उन्होंने जो फैसला कर दिया कि वो जाएंगे इलाहाबाद, तो जाएंगे। मतलब अभी भी नहीं आपको लगता है कि गुंजाइश है कोलेजियम से? आप लोगों ने कुछ, मतलब आपने जैसे प्रोटेस्ट किया है, खुलकर आप सामने आए हैं, कोलेजियम पर इसका असर होता है क्या? नहीं, असर तो होता ही है हर जगह का। देखिए ऐसा है कि हम कोई अपने लिए हमारे अध्यक्ष जी या मैं महासचिव होकर के या हमारी कार्यकारिणी, कोई हम अपने लिए तो ये इस पे लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। ये एक सोशल कॉज है। ये ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए तो हमारे भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं साफ छवि का हूं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं साफ छवि का हूं। तो जब साफ छवि के लोग अपना दम भरते हैं, अपना दावा ठोकते हैं, तो उनको हमारे बारे में तो सोचना ही चाहिए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कुछ, हमने क्या, हमारी कौन सी डिमांड गलत है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको लंबी छुट्टी पे भेज दो। उनकी जांच ढंग से सारी जो जांच जितनी भी एजेंसियां। न्यूट्रल, हाँ, जांच एजेंसियां, न्यूट्रल जांच एजेंसियां, उनसे करवाओ। सब सही पाया जाता है,
उनको ससम्मान आप हमारे यहाँ भेजो, कहीं भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप हमारे यहाँ हमें हम गार्बेज बिन की तरह से आप मत यूज़ करो कि आपने कहीं का कुछ कूड़ा उठा के लाके हम हमारे यहाँ डाल देंगे। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस तरह से हम नहीं चलेगा हमारा काम। सर, एक तो जजेस को हटाना बड़ा मतलब टीडियस प्रोसेस है, इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है, बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। तो इस मामले में आपको लगता है इस्तीफा देंगे वो? इस्तीफा लिया जा सकता है उनसे क्या? देखिए, अगर किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, इतना हुँ, भारी आरोप लगा है, तो कायदे से तो उनको उनकी मॉरलिटी यही कहती थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी वो उसपे विक्टिम अपने आप को बता रहे हैं कि ये तो हम ही विक्टिम हैं, हमारा था ही नहीं ये पैसा और इसको सब लोग मान भी ले रहे हैं। तो उनको कम से कम एटलीस्ट उनको इस बात के लिए तो इंसिस्ट करना चाहिए, खुद उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि भैया हमारा तुम किसी न्यूट्रल एजेंसी से हमारा पहले पूरा वो करवा लो, तब हम आगे काम करेंगे, तब तक हम खुद छुट्टी पे चले जा रहे हैं। हुँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ये इस पर डिसाइड कर रही है, तो उनको खुद कह देना चाहिए। मेरे अपने ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, तो मैं हमेशा मैं चाहूँगा कि मैं एज़ क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। बिल्कुल। अगर मैं आज सेक्रेटरी हूँ, तो मैं भी एक पब्लिक लाइफ जी रहा हूँ। मैं यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 32,000 वकील जो मेरे मेंबर्स हैं, मैं उनका महासचिव हूँ और हुँ, ऐसे ही एक ऑनरेबल जज 24 मिलियन जो पीपल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में फैसला देते हैं वो हुँ, उनके फैसलों से अफेक्टेड है। ये सब एक पब्लिक लाइफ लाइफ के लोग हैं, हम लोग सब लोग पब्लिक लाइफ के लोग हैं। हम लोग को ये चाहिए कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई छोटा सा भी धब्बा लग रहा है, तो पहले उसको खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर के ये कहना चाहिए कि नहीं, मेरे इस मैं पुलिस वुलिस की नहीं जरूरत है, मैं सीधे मांग करता हूँ कि सीबीआई और ईडी की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी निकल आए, उसके बाद मैं आगे चल करके मैं काम करूंगा, तब तक मुझे छुट्टी दे दी जाए। ये उनको खुद डिमांड करनी चाहिए थी। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने नहीं डिमांड किया अभी तक। और पांडे जी, अब जब आप लोग भी हड़ताल पर चले गए हैं, एक तरह से स्टेलमेट बन गया है, कोलेजियम ने कहा जाएँगे वहाँ, आप यहाँ आने नहीं देंगे। अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हमारे जो हम लोग को जानकारी है उसमें अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें परमिशन नहीं दी है, इस जो ट्रांसफर की सिफारिश है, इसको अच्छा। एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो हमारी जानकारी है वो ये है, हमारी तो अब हम तो कॉलेजियम से तो हम निराश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो जैसे एक कह लीजिए तानाशाही वाला रवैया अपनाया। उन्होंने तो ये दिखा दिया कि हमको इस आपकी डिमांड, आपका कुछ भी आप करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। हमारे मन में आता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम करेंगे, बस अपने मन से करेंगे जो भी करना है। तो ये चीज तो खैर उन्होंने तो दिखा दिया। अब कम से कम हम भाई, हम ठीक है, हम जजेस चुनते नहीं, जजेस तो कॉलेजियम चुनती है, लेकिन हाँ, कम से कम हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम हमारे वोटरों ने जिताया है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये डिमांड कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि आप जब खुद कह रहे हैं कि हम साफ छवि के नेता हैं हुँ। प्रधानमंत्री जी, तो वो इसमें इंटरवीन करें, इसमें हस्तक्षेप करें और इसमें तुरंत कोई कार्रवाई करें। उनको आने का जो ये ट्रांसफर करे जाने का जो ऑर्डर है, इसको कम से कम केंद्र सरकार ना इस पे आगे बढ़े, यही हमारी डिमांड है। और पांडे जी, एक तो जजेस का मामला होता है, हम लोग भी बड़े सोच विचार कर सवाल करते हैं, सोचते हैं महामहिम नाराज ना हो जाए कि हमें मानहानि का नोटिस ना भेजे, हम इस मुद्दे पर कैसे बात कर रहे हैं। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया था 3 दिन पहले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि कम से कम कोई तो है जो स्टैंड ले रहा है और बता रहा है कि भाई जो काला है वो काला है, जो सफेद है सफेद है। आपको घर में दिख रहा है, वीडियोस आप खुद जारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है, उसके बाद तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। और ये कहना कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं, तो साबित कर दो मेरा नहीं है। जांच एजेंसी करेगी तो समझ में आएगा। जज, 3 जज क्या करेंगे? और सर, आपने सुना होगा, एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि पुलिस पर तो हमको भरोसा ही नहीं, इसलिए जज ही जांच करे तो ठीक रहता है जजों के लिए। ये स्टेटमेंट कैसी हुई? देखिए, यही तो मुझे बड़ा, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि उनको क्या एक्सपर्टाइज है। और हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि आपको अच्छा लगा, ये कहा जाता है कि बार इज द जज ऑफ जजेस। बार ही एक ऐसी चीज है जो बताती है कि कौन सा जज सही है, कौन सा जज गलत है। ये और ये बताने की, अगर हमारे अंदर की हमें फियरलेस होकर के नहीं हमें आप ये बोलने का मौका देंगे, तो फिर आगे तो जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बार को फियरलेस होकर के अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए और उसी अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक रही बात एक्स चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की, तो मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं
कि संभव है कि उन्होंने साथ में कानून की पढ़ाई के साथ, कानून वकालत के साथ उन्होंने हो सकता है बहुत सारी एक्सपर्टाइज ली हो कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे फॉरेंसिक में कैसे चीजें निकाली जाती हैं, अधजले नोटों का वो पूरा वो सब मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो होता है तरीका, वो सारा का सारा एक्सपर्टाइज उन्होंने ले रखा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ना सुप्रीम कोर्ट में इस समय जितने भी जजेस बैठे हुए हैं वो सारे जजेस भी उसी तरह से एक्सपर्टाइज लिए हुए हो जैसे चंचूड़ साहब लिए होंगे। ऐसा नहीं है ना, हमको नहीं लग रहा है। तो ऐसी दशा में ऐसी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसके पास ये सब चीजों की एक्सपर्टाइज हो, उनको इन्वॉल्व करिए, उनसे जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए सामने सब कुछ। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो बननी ही चाहिए ना कहीं ना कहीं। वो साथ जितना भी पैसा आया है, बहुत बड़ी रकम सुनाई पड़ी है, वो जो भी अमाउंट है, हमने ये वो जो सुना कि पैसा 50 करोड़ है, पहले 15 करोड़ था, फिर 50 करोड़ हो गया। सुनने में तो 788 करोड़ भी आ रहा है। क्या फिगर सही है क्या गलत है ये तो हमें नहीं मालूम है, हम फिगर पे नहीं जा रहे। हमारा बस इतना ही कहना है कि जो भी पैसा बरामद हुआ है, वो पैसा आप ये तो पता करिए कि वो आया कहाँ से। बिल्कुल। हम एक बार मान ले रहे हैं कि हिज लॉर्डशिप सही है, वो ऑनरेबल जस्टिस यशवंत सिन्हा साहब एकदम सही है, उनके उनका कुछ नहीं है इसमें लेन देन। लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो आया है और कहीं तो जा रहा था, वहां रखा रहने के लिए तो नहीं आया था एटलीस्ट। और रखा रहता तो ऐसा भी नहीं कि रखे रखे बोरी में वो दुगना हो जाता। तो कहीं ना कहीं से तो आया रहा होगा और कहीं जा भी रहा होगा फिर। तो ये एक्चुअलिटी की पता कैसे चलेगा, मुझे बस यही जानना है। और हमारा यही क्वेश्चन रहता है, इसको कोई जवाब ही नहीं देता है हमें। और सर ये तो कोई जांच एजेंसी पता करेगी ना। मुझे तो एक केस वो याद आ रहा है सर कि आज से 30 साल पहले एक कंडक्टर ने 10 पैसे एक्स्ट्रा ले लिए थे टिकट के लिए, और 30 साल के बाद उसको सजा हुई थी। 10 जी पैसे उसने एक्स्ट्रा ले लिए थे। यहाँ तो आप देखिए कि जज महोदय, उनके घर से करोड़ों मिल रहे हैं सर, और उसके बाद उनको बचाने में पूरा का पूरा सिस्टम सामने आ गया है। सर ऐसे ऐसे लॉयर्स भी मुझको अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा पक्ष ये है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उनका तो है ही नहीं पैसा। एक एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। सर क्या कोलिजियम में जब कोई जज बनता है, इस तरह की राइवलरी होती कि इतना सारा पैसा वहां रख के उसको आग लगा दो और उसको बदनाम कर दो? अरे उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल हो जाता, फूकने की क्या जरूरत थी? किसी की इमेज को टार्निश करने के लिए उसको जलाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये आप खुद सोचिए, एक मतलब कॉमन प्रूडेंट का व्यक्ति अगर सोचे इस पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑनरेबल जज के प्रेमाइस के अंदर, उनके बाउंड्री वॉल के अंदर, एक कमरे में कोई बाहर का व्यक्ति ला करके और इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में कैश, वो भी बोरों में भर करके रख दे, बाद में उसमें आग लगा दे? इज इट पॉसिबल? मतलब ये तो एकदम एक चाइल्डिश लॉजिक हो रहा है, जो मतलब ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग ऐसे लॉजिक को हम लोग मान लें, जो इलॉजिकल लॉजिक है उसको हम मान लें। हमें तो ये लॉजिक समझ ही में नहीं आ रहा है। और जहां तक उसकी बात है, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक भारत में कानून है, उसमें शायद ही मेरे ख्याल से शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जो इस उससे बाहर हो, अगर वो पब्लिक लाइफ जी रहा है तो। और उसमें ये कहा जाता है कि इनकम से ज्यादा अगर आपके सोर्सेज से आपको वो हुई है, मतलब सोर्सेज ज्यादा इनकम हुई है आपको, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल है, उसकी वो बताने के लिए कि कहाँ से आया वो, ये अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन ये सब बातें जस्ट बिकॉज कि ही इज अ सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट, उनको इससे इम्यूनिटी मिल गई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सर मैं तो नहीं ऐसा नहीं लग मानता। रहा पांडे सर, ऐसा नहीं लग रहा कि दो कानून है, एक आम आदमी के लिए, एक जजों के लिए? यही मैं हम लोग इसी पे तो हम वो है ना, हमें जो हमारा ग्रीवांस है वो यही तो है कि आप इस तरह से समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो तो सब मतलब राजशाही में जी रहे हैं और आप सब मतलब हम जैसे लोग लोकतंत्र में जिए। ये नहीं चलेगा ना। जवाबदेही तो उनकी भी बनेगी ही, चाहे वो उनको कोई भी पावर हो। वो ये कह करके बच नहीं सकते कि हमारे इस पावर के तहत अब हम आप हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी, हमारे इसी हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया था जब इमरजेंसी आई है। यहाँ का इलाहाबाद का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं कभी काटा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका ऑनर किया। लेकिन आज उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसे दागी व्यक्ति को भेज करके, अभी वो फिलहाल दागी ही कहलाएंगे क्योंकि अभी उनके पूरी तरह जब से तक सच साबित नहीं होता। हाँ, पर पांडे सर, जुडिशरी को लेकर बड़े सारे वहम उठते रहते हैं कि करप्शन है, ये तो जीता जागता प्रमाण मिल गया है। एनजेएसी लाने की कोशिश मोदी सरकार ने 2015 में भी की थी। आपको लगता है कि कोलेजियम सिस्टम को हटाने का वक्त आ गया है? देखिए कोलेजियम सिस्टम तो अगर देखा जाए तो 10-15 साल से ज्यादा ही हो गया है, वो कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पर अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद ही खाए वाली स्थिति है। यहाँ 150 परिवार है, वही आपस में एक ऑनरेबल जज दूसरे ऑनरेबल जज के बेटे को बना देते हैं, फिर वो ऑनरेबल जज उनके बेटे को बना देते हैं। बस यही चल रहा है यहाँ पर पूरा पिछले 75 सालों में। तो इसलिए एनजेएसी तो इस देश की एक डिमांड है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब ये आप मतलब इन लोग का वो है हठधर्मिता है कि ये लोग इसको लाने के लिए मतलब वो लाए भी, अगर मोदी सरकार लाई भी तो उसको उन्होंने क्वैश कर दिया था, उस एक्ट को ही क्वैश कर दिया, पूरा अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। तो ये चीज तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आप कम से कम जवाबदेही तो आप अपनी बनाए ही रखिए ना। आप ऐसा नहीं है कि आप राजा हैं, हम आपको माय लॉर्ड कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लॉर्ड हो गए। बिल्कुल। आपको भी समझना चाहिए कि हम आपको माय लॉर्ड जो है अपनी श्रद्धा से कहते हैं। उस श्रद्धा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। आप अगर उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए के हकदार नहीं होंगे तो हम कहेंगे भले ही आपको माय लॉर्ड, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा होगा ये आप भी जान सकती हैं। सर, आपकी ये जो हड़ताल है कब तक जारी रहेगी? इनडेफिनिट है हमारी, जब तक उनका यहाँ का ट्रांसफर रद्द नहीं होता है तब तक हम करेंगे और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और अभी आप देखती जाइए, हमने जो यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है इंक्लूडिंग तहसील बार एसोसिएशन, हम उन सब से अप्रोच करना शुरू कर दिया है हमने। हम एक अप्रैल में एक ऐसी डेट हम निकालेंगे जो सबको मंजूर हो और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी अदालतें हैं उन सब के जो एडवोकेट्स हैं वो एब्सटेन रहेंगे वर्क से। उसके सफल होने के बाद हम फिर ऑल ओवर इंडिया के सारे बार एसोसिएशंस को हम एक वो करेंगे, कॉल करेंगे और एक डेट उनको भी बताएंगे और उस पर हम चाहेंगे कि वो सब भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि देखिए ये एक किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का या पर्टिकुलर किसी बार एसोसिएशन का ये नहीं है कॉज, ये कॉज सोशल कॉज है, ये पब्लिक कॉज है। कोई भी लिटिगेंट जब आया 6 महीने बाद उसका मुकदमा सुनवाई के लिए आया, वो सामने देख रहा है कि अरे अच्छा ये जज साहब है, अरे ये तो इनके ऊपर तो यार इनकी तो छवि ठीक नहीं है, ये तो इनको बारे में तो कुछ और हमें सुनाई पड़ा है, पता नहीं हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बात आते ही जान लीजिए, आप एक बात जान लीजिए, देखिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी आम आदमी को है तो वो जुडिशरी पर रह गया है, सबसे ज्यादा भरोसा अगर आप माने चाहे तो। जुडिशरी के उस भरोसे को बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेंच की भी और बार की भी दोनों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अकेले ना तो बेंच की है ना अकेले बार की है, दोनों को मिल करके उस जो लोगों का फेथ है उस फेथ को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे सर आप। और दूसरा क्या है कि अब जब से ये मामला सामने आया सोशल मीडिया पर, आप देखिए कितने सारे पुराने ऐसे मामले सामने आ गए जिनमें इन्हीं जस्टिस यशवंत वर्मा जी का नाम जुड़ता रहा है। बहुत सारे मामले आ गए हैं, बहुत सारी पार्टियों के नेताओं के नाम आ रहे हैं कि भाई उनको भी उनका फैसला रुकवा दिया था उनका ये। तो अब तो सवाल, वो कहते हैं गड़े मुर्दे उखड़ेंगे सर, पेंडोरा बॉक्स है जो खुल गया है और अब ये खुलना बंद नहीं किया जा सकता। तो अब चलिए सर देखते हैं कि आपकी जो ये मुहिम है ये कितना रंग लाती है, और ये जो ऑर्डर्स दिए गए हैं कोलेजियम की तरफ से ट्रांसफर के, ये कैंसिल होते हैं या नहीं, और ये 3 जजों की जो कमेटी है ये क्या फैसला सुनाती है। और जब ये फैसला सुनाएगी सर तो उसका नतीजा तो पहले से ही वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं इनका तो पैसा था वो ही नहीं। अंदाजा लग चुका है जी, अंदाजा लग चुका है उसके बारे में कि वो लिपापोती की जाएगी। और सर अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी रिपोर्ट कमेटी की आती, फिर तो आप सोचिए कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई खुद भी घेरे में आ जाएंगे। कहना नहीं चाहिए लेकिन इस घेरे में आएंगे।
तो अब देखते हैं सर कमेटी भाई क्या फैसला सुनाती, किस तरह का दबाव उन पर रहता है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बात की, मेरे दर्शकों को बहुत ही अहम जानकारी दी। पांडे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।